अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। और फर्स्ट बच्चे हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ इंथाल्पी ऑफ अ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन की इंथाल्पी को, चेंज इन इंथाल्पी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अब बच्चे, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर वो हम बीकर में परफॉर्म कर रहे हैं या ग्लास ट्यूब के अंदर कर रहे हैं, किसी वेसल के अंदर कर रहे हैं, तब हमने क्या करना है कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन उस ग्लास वेसल के या उस रिएक्शन वेसल के टेम्परेचर को हमने क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है, हमने नोट डाउन करना है। और उस बेस पर फिर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। लेकिन कब तक? जब तक वहाँ पर जो हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो कंसीडरेबल हो, वो ज़्यादा अमाउंट में। मीन अगर जब रिएक्शन हुआ, उसमें अगर लेट्स सपोज हम ग्लास ट्यूब के अंदर कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अब अगर ग्लास ट्यूब ठंडी हो जाएगी तो मीन वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और अगर वो ग्लास ट्यूब गर्म हो जाती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर जो हीट है वो इवॉल्व होनी है। तो मीन ये तो हम उसको देख कर बता सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन कब तक बता सकते हैं? जब हीट ज़्यादा अमाउंट में इवॉल्व हो या ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो, तभी हम उसके टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करके हम बता सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब अगर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं कि जिनके अंदर वो जो हीट एब्जॉर्ब होनी है या इवॉल्व होनी है वो कम अमाउंट के अंदर होती है, तो फिर उसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो उन केमिकल रिएक्शन की एक्यूरेट चेंज इन इंथाल्पी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैलोरीमीटर। मीन उनकी एग्जैक्ट चेंज इन इंथाल्पी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए क्लोरीमीटर यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पर हम 2 टाइप ऑफ क्लोरीमीटर डिस्कस करेंगे, ग्लास क्लोरीमीटर एंड बॉम क्लोरीमीटर। फर्स्ट बच्चे हम बात करते हैं ग्लास क्लोरीमीटर। अब फर्स्ट हम ये देखेंगे कि ग्लास क्लोरीमीटर से हम कौन कौन सी चेंज इन इंथाल्पी को मेजर कर सकते हैं। तो बच्चे, ग्लास क्लोरीमीटर से हम इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और मेनली इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इनको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो ग्लास क्लोरीमीटर होता है बच्चे, इट वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर। इट वर्क एंड कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि लास्ट में हमने पढ़ा भी था कि अगर हमने चेंज इन इंथैल्पी फाइंड करनी हो तो उस कंडीशन के अंदर हम प्रेशर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो ग्लास क्लोरीमीटर होता है इट वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बच्चे, इस ग्लास क्लोरीमीटर की अगर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो बच्चे, हमारे पास ये एक इंसुलेटेड सिलेंडर होता है। इसके अंदर एक थर्मामीटर है, एक स्टीरर है। अगर इसके हम डायग्राम देखें तो बच्चे ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक आउटसाइड थोड़ा बड़ा बीकर है, ये वाला, और फिर ये इनसाइड बीकर पड़ा जिसके अंदर हमारे वो रिएक्शन मिक्सचर होगा। और दरमियान हमने क्या, इनके इन दोनों के दरमियान हमने क्या ऐड किया बच्चे, कॉटन वूल, क्योंकि हमने इसे सराउंडिंग से क्या किया हुआ है, इंसुलेट किया हुआ है, ताकि जो वो हीट है वो इस सिस्टम के अंदर ही रहे, वो इन्वायरमेंट के साथ या इसके सराउंडिंग के साथ उसका एक्सचेंज ना हो। और साथ में बच्चे इसके अंदर ये एक थर्मामीटर है और ये हमारे पास एक स्टीरर है। अब अगर हम नेक्स्ट बच्चे इसका देखें, अब हमने इसी क्लोरीमीटर के अंदर रिएक्टेंट्स लेने हैं स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट्स के अंदर। कि मीन स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट का मतलब क्या है कि ऑल रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो जाएं, कन्वर्ट हो जाएं। तो फिर बच्चे, हमने सिस्टम को देखना है कि वो सिस्टम हमारा जो है वो कूल हो रहा है या वार्म हो रहा है। तो उसकी बेस पर हम जो है वो उसकी जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एवॉल्व हो रही है। अब अगर एनर्जी हीट जो है वो इवॉल्व होगी तो वो जो सिस्टम है वो वार्म गर्म हो जाएगा। अगर वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो फिर हमने बच्चे क्या करना है कि बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन उस टेम्परेचर को नोट कर लेना है और बाद में हमने चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड कर लेना है। तो बच्चे, अब अगर हमने यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ हीट को फाइंड करना हो, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसके लिए बच्चे हमें 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट, हमें उस रिएक्टेंट के मास का पता होना चाहिए, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पता होना चाहिए और चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर हमें इन 3 चीज़ों का पता है तो बच्चे यहाँ पर हम हीट जो इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोबारा बच्चे, कौन कौन सी चीज़ों का पता हो, मास ऑफ रिएक्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हम कैसे मालूम कर लेंगे बच्चे, हमने थर्मामीटर लगाया हुआ है। तो बिफोर रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन,
तो वो तो हम इजीली जो है वो चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं। बाकी बच्चे मैथ ऑफ द रिएक्टेंट है तो वो तो हमने खुद स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट उनकी एक कैलकुलेटेड अमाउंट वो हमने बीकर के अंदर ऐड करनी है। बाकी बात करते हैं बच्चे स्पेसिफिक हीट। तो बच्चे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम किसे बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अगर हमने किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर हमने 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करना हो तो उसके लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चे कितनी होती है? 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम। कि वाटर के 1 ग्राम के टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है? 4.2 जूल। दिस इज़ द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और अगर इस स्पेसिफिक हीट को अगर हम मैथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? खाली बच्चे हीट कैपेसिटी आ जाएगी। अब इसका अगर हम फार्मूला बच्चे देखें, फार्मूला हमारे पास क्या है? Q इज़ इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई S मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल समझते हैं बच्चे। देखें, ये हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हमने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया है NaOH का 0.5 मोलर 25 डिग्री पर, और साथ में बच्चे HCl एसिड दिया 25 डिग्री पर, उसका भी 0.5 मोलर, उसका भी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बच्चे जो टेम्परेचर वो पहले 25 था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन के बाद सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और वो इंक्रीज़ होकर कितना हो गया? 28.5 डिग्री। तो बच्चे अब हमने यहाँ से इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को फाइंड करना है। यहाँ पर हमें वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई, वो कितनी है? 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम। अगर बच्चे हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो किलोग्राम के लिए हमारे पास आंसर कितना आएगा? 4200 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। अगर हमने पर ग्राम करनी है तो वो 4.2 जूल होगी, और अगर हमने पर किलोग्राम करनी है तो बच्चे वो हमारे पास कितनी होगी? 4200 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। अब बच्चे देखें, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी गई है। अब इस चीज़ को बच्चे हमने समझना है। देखें, वाटर की डेंसिटी बच्चे कितनी होती है? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब सॉल्यूशन में 100 क्यूबिक सेंटीमीटर था बच्चे NaOH का, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर था HCl का, दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना बन गया? 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। बच्चे जितने क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे उनका मैस भी इतना होगा। अब वो 200 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो उनका मैस इन ग्राम में कितना आ जाएगा? 200 ग्राम। ये उन रिएक्टेंट्स का क्या आ गया है? मैस आ गया। हमारे पास M की वैल्यू आ गई। चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना था? 28.5, इनिशियल कितना था? 25, माइनस करेंगे तो बच्चे आंसर कितना आ जाएगा? 3.5 डिग्री। जो हमारे पास है वो बच्चे टेम्परेचर भी आ चुका है। अब बच्चे आपने एक बात याद रखनी है कि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सी इज़ इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। कि अगर किसी चीज़ में मैं चेंज की बात करूं कि उनकी डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू में जितना चेंज आएगा तो उनकी केल्विन के वैल्यू में भी इतना चेंज आएगा। देखिए, इसी को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करके माइनस करोगे तो फिर भी आंसर कितना आएगा? 3.5 केल्विन आएगा। अब बच्चे इस चीज़ को समझते हैं। देखें बच्चे, मोलैरिटी हम किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब उसका वॉल्यूम हम किस में ले रहे हैं? क्यूबिक डेसीमीटर में। अगर इसको हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में लेना हो तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मैं क्यूबिक डेसीमीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ तो मैं नीचे क्या लिख दूंगा? 1000 मीन मोल बटा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास सोल्यूशन अगर वो 0.5 मोलर है तो इस 0.5 मोलर का मतलब क्या है कि बच्चे अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो उसके अंदर सोल्यूट के कितने मोल होंगे? 0.5 मोल होंगे। मीन 0.5 मोलर सोल्यूशन मीन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट। लेकिन यहाँ पर तो बच्चे हमारे पास जो सोल्यूशन था वो 0.5 मोलर का था, लेकिन उसका वॉल्यूम 1000 नहीं बल्कि उसका जो वॉल्यूम था वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर था। तो फिर बच्चे उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे
तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.05। मतलब अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो उसमें 0.5 मोल होंगे सोल्यूट के, और अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो उसमें सोल्यूट के 0.05 मोल होंगे। अब बच्चे यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, m मल्टीप्लाई बाई एस मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। m कितनी थी 200 ग्राम, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, डेल्टा टी बच्चे चाहते हैं टेम्परेचर 3.5 केल्विन। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2940 जूल, जिसे हम किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 2.94 किलो जूल। लेकिन बच्चे ये जो 9.4 किलो जूल आई है, अगर इसको हमने पर मोल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 0.05 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -58.8 किलो जूल पर मोल। और ये नेगेटिव का साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं बॉम्ब क्लोरीमीटर की। जो बॉम्ब क्लोरीमीटर होता है बच्चे वो हीट इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को फाइंड करने के लिए होता है फॉर द फूड फ्यूल एंड अदर सब्सटेंस। और उसके अलावा बच्चे इस बॉम्ब क्लोरीमीटर से हम इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी मालूम कर सकते हैं और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हम फाइंड कर सकते हैं। और ये जो बॉम्ब क्लोरीमीटर होता है बच्चे इट वर्क एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है। ये बच्चे MCQs अपने याद रखना है। अब बच्चे हम इसके अगर हम डायग्राम को देखें तो बच्चे इस बॉम्ब क्लोरीमीटर के अंदर ये बच्चे एक जो है वो स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टील होता है, एक स्टील की एक वेज़ल है, स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टील वेज़ल, जिसको बच्चे हमने इनसाइड इनेमल से क्या किया होता है, लाइन किया होता है, ताकि उसको जो है वो बच्चे प्रिवेंट किया जा सके कुरेजन से। अब हमने जिस सब्सटेंस की हमने बच्चे इंथैल्पी मालूम करनी है, उसकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, तो उसकी हमने नॉन मैस लेना है। अगर हम लेट्स सपोज हम करते हैं उसका हमने 1 ग्राम ले लिया उस टेस्ट सब्सटेंस का कि जिसकी हमने इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को फाइंड करनी है। उस बच्चे 1 ग्राम ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस को हम कहाँ पर रखेंगे, प्लैटिनम क्रूसिबल के अंदर ऊपर रखेंगे। इनसाइड द बॉम्ब के अंदर एक प्लैटिनम क्रूसिबल होता है, उसके ऊपर हम उस सैंपल को रख देंगे। फिर उसके बाद बच्चे उसका जो लीड है उसको टाइटली क्या करते हैं, स्क्रू डाउन क्लोज कर देते हैं। और ऑक्सीजन का जो इनसाइड जो प्रेशर हमने मेंटेन करना होता है वो 20 atm करना है। अब जो है वो स्क्रू को क्लोज करने के बाद बच्चे जो बॉम्ब क्लोरीमीटर है उसको वाटर के अंदर इमर्स किया रहता है और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। अब उसके बाद बच्चे हमने इस जो हमारे पास जो उधर जो सब्सटेंस पड़ी है उस सब्सटेंस की हमने इग्निशन करवानी है, उसकी हमने बर्निंग करवानी है। और उस बर्निंग के बाद जो बच्चे वाटर है उसको अगेन हमने इमर्स करना है, उसको स्टील को हमने जो बॉम्ब क्लोरीमीटर उसको वाटर के अंदर इमर्स करना है और फिर उसका जो टेम्परेचर है वो हमने फाइंड कर लेना है। तो हर 30 सेकंड के बाद बच्चे चेंज इन टेम्परेचर को हमने फाइंड करते रहना है। आप देखें अब बच्चे इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Q = C मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर C बच्चे क्या है, दिस इज़ द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हम किसे बोलते हैं कि 1 केल्विन किसी भी सब्सटेंस के 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हमें जितनी हीट रिक्वायर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट। अब बच्चे यहाँ पर मैस का जिक्र नहीं है, हम जस्ट क्या कह रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसको हम C से डिनोट करते हैं। और बच्चे इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, किलो जूल पर केल्विन। और ये जो हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है ये बच्चे पूरे के पूरे सिस्टम की होती है। मतलब यहाँ पर ये होगी हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब क्लोरीमीटर, इसके अंदर वाटर भी इंक्लूड होगा, इसके अंदर वो बॉम्ब उसका अपना जो स्ट्रक्चर वो भी इंक्लूड होगा। और बच्चे अगर मैं बात करूँ ना, हमने जो लास्ट टाइम अभी ग्लास क्लोरीमीटर में बात की है स्पेसिफिक हीट का, उसका फार्मूला होता है Q = MS डेल्टा टी। और S की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, Q/M डेल्टा टी। Q यहाँ पर क्या है बच्चे, वही एनर्जी है, हीट है, M उनका मैस है, डेल्टा टी उनका चेंज इन टेम्परेचर। तो वहाँ से हम किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड कर सकते हैं, जो कि होती है उस चीज़ के 1 ग्राम के 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें जो रिक्वायर होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। लेकिन चूँकि यहाँ पर हम बच्चे बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खाली हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो बच्चे उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Q = C डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर को अगर हम उसकी हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चे हमारे पास वो हीट जो इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो हमारे पास आ जाएगी। अब बच्चे यहाँ पर ये एग्जांपल देखें, हमारे पास ग्रेफाइट है 10.16 ग्राम, उसको हमने बर्न किया बॉम्ब क्लोरीमीटर के अंदर, उसका टेम्परेचर जो है वो 3.87 केल्विन इंक्रीज़ हो चुका है। और यहाँ पर उस पूरे क्लोरीमीटर की पूरे जो सिस्टम है उस सिस्टम की बच्चे हीट कैपेसिटी कितनी है, 86.02 किलो जूल पर केल्विन। तो हमने इसकी बच्चे फाइंड करनी है इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। देखें
हीट कैपेसिटी भी हमें गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 332.89 किलो जूल। लेकिन हमने पर मोल के लिए फाइंड करनी है। तो बच्चे देखें हमारे पास जो मैथ इन ग्राम दिया हुआ था ग्रेफाइट का वो कितना है 10.16। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, इसका मैथ कितना होगा 12। तो बच्चे 10 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इसके मोल कितने आ जाएंगे 0.843। और इन मोल से जब इस एनर्जी को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 395 किलो जूल पर मोल। और नेगेटिव साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और आपको बताया था कि जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हम बच्चे बात करते हैं हेज़ीज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब बच्चे हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन बच्चे याद रखना है कि ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये जो इसका सेकंड लॉ है हेज़ीज़ लॉ। बच्चे ये हेज़ीज़ लॉ जो है ये उस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, या हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ये क्या है, एक एप्लीकेशन। मीन Hez's law is an application of law of conservation of energy। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नेम क्या होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन Hez's law की बात करेंगे तो Hez's law इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब बच्चे देखें हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जिनकी हम कैलोरीमीटर से, जिनकी हम डायरेक्ट जो है चेंज इन एंथैल्पी को हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर से हम बात करें बच्चे टेट्राक्लोरोमीथेन की बात करें जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। अब बच्चे जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये डायरेक्ट कार्बन और क्लोरीन के कंबाइन से नहीं बनता, तो इस वजह से हम फिर कैलोरीमेट्रिक मेथड से इसकी चेंज इन एंथैल्पी को फाइंड नहीं कर सकते। इस तरह इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये डायरेक्ट कार्बन और क्लोरीन के अंदर डिकम्पोज भी नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं बोरोन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं। अगर इनकी हमने इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को फाइंड करना हो तो इनकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है हम इनकी फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब इनकी बर्निंग स्टार्ट करवाते हैं तो इनकी बर्निंग से बच्चे ये जो ऑक्साइड की लेयर बनती है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और ये फर्दर उस अनरिएक्टेड एलिमेंट को उसकी कंबस्शन से क्या करवा देती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब उनके इर्द गिर्द जो है ना वो एक जो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिससे जो फर्दर हैं हम उनकी बर्निंग नहीं करवा सकते, तो फिर उनकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन वो फाइंड, मतलब अगर हमने एल्यूमिनियम की मालूम करनी है इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, जब इंथैल्पी की इसकी एल्यूमिनियम की कंबस्शन स्टार्ट करवाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी प्रोटेक्टिव लेयर, जो फर्दर उसकी जो कंबस्शन होती है उसे क्या कर देगी, उसे वो स्टॉप कर देगी, उसको जो फर्दर है उसकी कंबस्शन नहीं होने देगी। इस तरह हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम बच्चे हम प्रिपेयर करते हैं तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ बन जाती है। इस वजह से भी उसकी हम जो है वो जो डायरेक्टली उसकी हम इंथैल्पी वो फाइंड नहीं कर सकते। तो ये जितने भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पर मेथड यूज़ करेंगे बच्चे, क्या, हेज़ीज़ लॉ। अब बच्चे देखें यहाँ पर बच्चे वही आ रहा है कि जो कि इनके ऊपर हमने एग्जांपल लिए हैं, हमने एग्जांपल बच्चे लिए है CCl4 की एग्जांपल ली है, B2O3 की एग्जांपल ली है, Al2O3 की एग्जांपल ली है, कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल ली है। तो चूँकि उनकी डायरेक्टली हम चेंज इंथैल्पी को फाइंड नहीं कर सकते तो उनकी एक इनडायरेक्ट मेथड है जिससे हम उनके जो चेंज इंथैल्पी है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब अगर बच्चे हम कार्बन, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन की बात करें तो बच्चे यहाँ पर पहले इसकी ये डायग्राम देखें, ये देखें। अब बच्चे ये बच्चे है कार्बन प्लस ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट। अब इसका ये तो एक रूट इसका हो गया। इसका बच्चे हमारे पास जो है वो सेकंड रूट क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन पहले कन्वर्ट हो रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कर रहे हैं। तो मीन यहाँ पर बच्चे 2 रूट हैं और हमारे पास एक अल्टरनेट रूट भी है। मतलब अगर हमने कार्बन की कंबस्शन करवा के उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो उसका एक अल्टरनेट रूट भी है और उस अल्टरनेट रूट में रास्ते पे क्या आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बच्चे अगर हमने यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी फाइंड करनी हो तो वो हम कर सकते हैं। अब बच्चे हमें हेज़ीज़ लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई केमिकल चेंज सेवरल स्टेप्स के अंदर हो रहा, अब वहाँ पर कंडीशन हमने क्या रखनी है कि हमें इनिशियल और जो फाइनल कंडीशन है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन वो अगर हमारी सेम होंगी तो जिस मर्ज़ी रूट से हम जाएं इंथैल्पी चेंज वो सेम होगा। हम इसकी डेफिनेशन देखें कि अगर इफ़ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज सेम
regardless of the route by which द केमिकल चेंज अकर प्रोवाइडेड द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर द सेम। कि अगर फाइनल और इनिशियल कंडीशन सेम हो तो हम जिस मर्जी रूट से जाएं तो ओवरऑल जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो मेरे बच्चे इस रिएक्शन के अंदर देखें, अगर हमने कार्बन की कंबस्शन करवा के उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना, तो चाहे हम इस रूट से जाएँ या इस रूट से होकर आएँ, दोनों केस के अंदर वो जो इंथैल्पी चेंज होगा वो सेम होगा। मीन अगर हम बात करें, अगर हम कार्बन कि कंबस्शन करा के डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहे हैं तो लेट्स सपोज हमारे पास ये है डेल्टा एच, और अगर हम पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में जा रहे हैं तो डेल्टा H1, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहे हैं डेल्टा H2। तो हैज़िस लॉ क्या कहता है कि जो डेल्टा H होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। मीन दोनों केस के अंदर इंथैल्पी चेंज क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं अगर हम डेल्टा H1 डेल्टा H2 दोनों को सम करेंगे तो वो भी डेल्टा H के बराबर होगा। ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब अगर यहाँ पर हम डेल्टा H1 की बात करें तो बच्चे डेल्टा H1 क्या है, इट इज़ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मीन अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का पता हो और उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंबस्शन होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, मतलब अगर हमें इन दो इंथैल्पीज़ का पता हो, चेंज इन इंथैल्पी का, तो फिर बच्चे हम कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है चेंज इन इंथैल्पी उसको हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखें, कैसे बच्चे, अब जो कार्बन है, जो ग्रेफाइट है, वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, वहाँ पे डेल्टा एच कितनी आ रही है बच्चे, -393.7 किलो जूल पर मोल। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, -283 किलो जूल पर मोल। तो मीन हम ये वाला डेल्टा H1 को हम फाइंड कर सकते हैं। वही फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। हमने डेल्टा H1 को फाइंड करना है तो डेल्टा H2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी, -393 माइनस इंटू -283, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -110 किलो जूल पर मोल। दिस इज़ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मीन हमने ये इनडायरेक्ट मेथड से हमने इसकी इंथैल्पी को फाइंड कर लिया है। अब अच्छा यहाँ पर एक और रिएक्शन देखें, लेट्स सपोज हमने ए को डी में कन्वर्ट किया, तो एक रूट ये है, दूसरा इसका रूट ये है, ये एक सिंगल स्टेप है। दूसरा इसका रूट ये है कि पहले ए को हम बी में कन्वर्ट करें, बी को सी में कन्वर्ट करें, फिर सी को डी में कन्वर्ट करें। तो बच्चे हैज़िस लॉ क्या कहता है कि चाहे हम एक स्टेप के अंदर करें या मल्टीपल स्टेप के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, तो ओवरऑल जो इंथैल्पी चेंज होगा वो सेम होगा, हम जिस मर्जी रूट से जाएँ। मीन यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 एंड प्लस डेल्टा H3। और ओवरऑल जो उस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो ओवरऑल जो इंथैल्पी चेंज आएगा बच्चे, वो कितना आएगा, वो ज़ीरो आएगा। वहाँ पर एनर्जी चेंज कितना आएगा, वो हमेशा ज़ीरो आएगा। और ये जो हैज़िस लॉ होता है बच्चे, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उसमें जो चेंज इन एनर्जी है वो कितनी आएगी बच्चे, वो ज़ीरो आएगी। मतलब अगर हम ए से डी की तरफ जाते हैं डायरेक्टली, या ए से हम बी की तरफ जाते हैं, बी से सी की तरफ जाते हैं, तो फिर भी मतलब ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उसके अंदर डेल्टा एच क्या होगी बच्चे, वो ज़ीरो होगी। और यहाँ पर बच्चे एक और एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट से, वहाँ से भी हम हैज़िस लॉ को वेरीफाई करते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे वो कन्वर्ट हो रहे हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर के अंदर, और कितनी बच्चे हीट इवॉल्व हो रही है, -89.08 किलो जूल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बना रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या बना रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं। तो मीन ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो बच्चे देखें, अब हम ये कहेंगे कि ये जो डेल्टा एच है ये किसको इक्वल होगी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। और वही बच्चे जब डेल्टा H1 और डेल्टा H2 को हम सम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो मीन यहाँ पर हैज़िस लॉ प्रूव हो चुका है कि चाहे वो रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, दोनों केस के अंदर जो ओवरऑल एनर्जी चेंज आएगा वो इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट हमने क्या रखनी है बच्चे, वो हमने सेम रखनी है। एंड दिस प्रूव्स द हैज़िस लॉ, एंड हैज़िस लॉ फाइंड्स इट्स बेस्ट एप्लीकेशन इन द बॉर्न-हाइबर साइकिल। अब बच्चे जो बॉर्न-हाइबर साइकिल है, इट फाइंड्स इट्स स्पेशल एप्लीकेशन इन द हैज़िस लॉ एंड इट स्टेट इज़ दैट द एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज़ ऑलवेज ज़ीरो। वही बात जो हमने जो पहली हैज़िस लॉ में की है कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और इस बॉर्न-हाइबर साइकिल को बच्चे हम यूज़ करते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड करने के लिए। बच्चे लेटेस्ट एनर्जी हम किसे बोलते हैं कि जब भी हम गैशियस आयन से उस आयनिक कंपाउंड का 1 मोल बनाएं तो उसका जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उनकी लेटेस्ट एनर्जी बोलेंगे। इट इज़ अमाउंट ऑफ
इट इज़ द इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। और NaCl के बच्चे इन जो है लेटेस्ट एनर्जी वो कितनी है -787 किलो जूल पर मोल, और यही हमने बच्चे जो है वो फाइंड करनी है। अब जो लेटेस्ट एनर्जी होती है बच्चे उसको हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो उसको हमने जो है वो इनडायरेक्टली क्या करना है, फाइंड करना है। इस बच्चे डायग्राम को एग्जाम्पल से देखें, गौर से देखें आप बच्चे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सोडियम। अब जो सोडियम है वो बच्चे हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है। बच्चे जो हमारे पास जो सोडियम है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। जो क्लोरीन है हमारे पास Cl2 वो गैशियस फॉर्म में है। तो फर्स्ट देखें इस स्टेप के अंदर हम उन दोनों को गैशियस आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन Na को हम गैशियस सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं और क्लोरीन को गैशियस क्लोराइड आयन के अंदर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो बच्चे इनका पाथ हो गया। दूसरे नीचे वाला पाथ देखें तो इसके अंदर बच्चे Na और Cl2 इनसे डायरेक्ट हम क्या बना रहे हैं, Na प्लस Cl माइनस मीन आयनिक कंपाउंड NaCl हम डायरेक्ट बना रहे हैं। और दूसरा बच्चे क्या है कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोबारा वो ब्रेक और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने बच्चे अपने इनिशियल और फाइनल स्टेट्स वो हमने जो है वो पिक करनी है। तो हम कहेंगे ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये हमारी फाइनल स्टेट है कि N सोडियम प्लस क्लोरीन रिएक्ट करेंगे, उनके रिएक्शन से क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो एक इसका रूट ये है। दूसरा इसका रूट ये है कि पहले ये कन्वर्ट हूँ गैशियस आयन के अंदर और फिर वो गैशियस आयन्स मिलें और मिलकर आयनिक कंपाउंड बना दें। तो मीन यहाँ पर बच्चे जो हैं वो रूट्स डिफरेंट हो रहे हैं। दोबारा सुन लें, फर्स्ट हमारे पास रूट ये हो सकता है कि डायरेक्ट सोडियम क्लोरीन रिएक्ट करें और वह कन्वर्ट हो जाए सोडियम क्लोराइड के अंदर। दूसरा बच्चे हमारा पॉसिबिलिटी ये है कि हम पहले इस रूट से जाएं, उसको आइंस में कन्वर्ट करें और फिर वो आइंस आपस में मिलें और मिलकर क्या किस में कन्वर्ट हो जाए, Na प्लस Cl नेगेटिव आयनिक कंपाउंड के अंदर। तो मीन यहाँ पर बच्चे जो डेल्टा HF आ रहा है, जो इसकी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ रही है, वो इन दोनों के सम के क्या होगी, इक्वल होगी। बच्चे दोबारा सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो डेल्टा HF है, चूँकि ये सिंगल स्टेप के अंदर हो रहा था, तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा HX प्लस डेल्टा HL। और ये डेल्टा HL की क्या है, लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, तो मीन डेल्टा HX और डेल्टा HL इन दोनों को सम करेंगे तो वो डेल्टा HF के इक्वल आएगा। अब चूँकि हमने फाइंड करनी है लेटेस्ट एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द लेटेस्ट एनर्जी, तो बच्चे ये जो डेल्टा HX है इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर अगर क्या हो जाएगा माइनस, तो हम इस फार्मूले से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा HF की वैल्यू वो तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्लोरीमेट्रिक मेथड के थ्रू। लेकिन जो डेल्टा HX है अगर इसमें आप गौर से देखें तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने सोडियम को सॉलिड से गैशियस फॉर्म में भी लेकर जाना है और फिर उसको आयनिक फॉर्म में भी लेकर जाना है। इस तरह Cl2 को बच्चे उसको भी हमने गैशियस फॉर्म में भी, मतलब उसको एटॉमिक फॉर्म में भी लेकर जाना है और साथ में उसको Cl नेगेटिव आयन में भी लेकर जाना है। तो डेल्टा HX को जो कैलकुलेट करना वो थोड़ा मुश्किल होगा, उसको वो स्टेप्स के अंदर करेंगे। और बच्चे ये जो ट्राइंगल हमारे पास एनर्जी की एक ट्राइंगल बन रही है, इस कंप्लीट एनर्जी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल बोलते हैं। देखें बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डेल्टा HX की। तो डेल्टा HX के अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम। देखें फर्स्ट स्टेप के अंदर बच्चे सोडियम सॉलिड फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एटॉमिक फॉर्म और गैशियस फॉर्म में। इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कितनी एनर्जी बच्चे एब्जॉर्ब होगी, 108 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट बच्चे जैसे जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि हमने सोडियम को Na+1 में लेकर जाना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन गैशियस आइसोलेटेड एटम। देखें सोडियम आइसोलेटेड है, गैशियस एटम है, तो बच्चे इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस सोडियम के बच्चे वो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, +496 किलो जूल पर मोल। ये भी हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब आ जाए बच्चे क्लोरीन पे, तो क्लोरीन की फर्स्ट हमने फाइंड करनी है एटोमाइजेशन एनर्जी। तो एटोमाइजेशन एनर्जी बच्चे इसकी कितनी होती है, 121 किलो जूल पर मोल। उसको एलिमेंट से हम एटॉमिक फॉर्म में लेकर गए, इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी। अब जो Cl था उसको बच्चे हमने कन्वर्ट करना है Cl-1 में, तो मीन हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ऐड। तो हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसे बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन गैशियस आइसोलेटेड एटम। अब Cl वो गैशियस आइसोलेटेड एटम में भी फॉर्म में मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे वो Cl-1 में कन्वर्ट हो जाएगा, इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। अब इन सब को बच्चे हम ऐड कर देंगे। अब जब बच्चे हम इन सारी चारों को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास डेल्टा HX की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये 108 क्या थी, इंथाल्पी ऑफ
atomization of sodium 496 थी, ionization energy of sodium 121, enthalpy of atomization of chlorine और -349 latest energy of the इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द क्लोरीन। इन सब को बच्चे सम करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3876। फिर बच्चे इस डायग्राम से मैंने आपको बताया था ये जो ट्रायंगल हमारे पास बनी हुई है कि यहाँ पर इस केस के अंदर ये जो डेल्टा एच एफ होगा ये किसको इक्वल होगा, डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। हाँ हमने डेल्टा एच एल मालूम करना है, डेल्टा एच एक्स इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बच्चे इस NaCl की इंथैल्पी ऑफ फार्मेशन हमारे पास कितनी होती है, वो होती है -411, उसमें से डेल्टा एच को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -787 किलो जूल पर मोल विच इज़ द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द सोडियम क्लोराइड। अब बच्चे यहाँ पर अगर मैं NaCl की लिखूँ तो वो कितनी है -787। अगर बात करता हूँ KCl की तो बच्चे उसकी होती है -690। हमने ये कहा था कि अगर दोनों के एनाइन का साइज़ सेम हो तो कैटाइन का साइज़ देखें तो कैटाइन का साइज़ क्या हो रहा है इंक्रीज़। जब कैटाइन का साइज़ इंक्रीज़ होगा, एनाइन सेम है, कैटाइन का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो उस वजह से बच्चे जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी और वो 787 से डिक्रीज़ होकर कहाँ पे रहती है 690 पर आ जाती है। और बच्चे ये जो डायग्राम है इसमें सब कुछ बच्चे यही एक्सप्लेन किया गया। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है बच्चे हमारे पास इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम 108। फिर बच्चे ये उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। जब हम अबव ऊपर की तरफ इस एरो का साइन होगा तो मीन हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर डाउन होगा तो हीट इवॉल्व हो गई है। अब जैसे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन हीट एब्जॉर्ब हो रही है, प्लस का ऊपर का साइन है बच्चे। आप देखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो नेगेटिव के अंदर, तो देखें उसका साइन कहाँ पे आ गया है, नेगेटिव आ गया। अब अगेन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलेंगे, ये देखें ये मिल रहे हैं बच्चे। अब इनसे क्या बनना है NaCl, वो अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हम साइन कहाँ पर लेकर आएंगे, नीचे लेकर आएंगे। और एक हमारे पास ये डायरेक्ट था, डायरेक्ट क्या था कि Na और Cl मिलें तो उससे भी वो उनकी थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट आ जाएगी, वो -411 किलो जूल पर मोल थी। इसके लिए भी हम साइन कहाँ लगा रहे हैं बच्चे, इसका एरो नीचे लगा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।